Hello everyone, welcome back to UK. So again we are going to discuss 25 most and key questions related to research methodology. तो स्टूडेंट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं कि जो सेशन में ले रही हूँ आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी के उसके हम हिंदी में भी बनाए। तो ये चीज आप सभी को क्लियर हो गया होगा जिन्होंने पूरे सेशन देखे हैं कि मैं ये क्वेश्चंस भले इंग्लिश में है लेकिन इसको मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये दोनों लोगों के लिए है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। थोड़ा सा तो आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा कि यहाँ से जो मैंने आपको टॉपिक वाइज भी जो पोर्टल पे अपलोड किए हुए हैं टॉपिक वाइज सेशन, उसने भी हिंदी में ही एक्सप्लेन किया है। तो इंग्लिश लिखा हुआ है लेकिन एक्सप्लेन मैंने दोनों लैंग्वेजेस में किया है, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि ये सारी चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिनको डिटेल उनको सारी टॉपिक वाइज उनको सारी प्रिपरेशन करनी है, तो उसके लिए आपको जाके हमारे कोर्स को परचेज करना होगा। वहां से आपको इन सारी चीजों का क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, रिकॉर्डेड सेशन होंगे, एमसीक्यूज होंगे, फिर मॉक टेस्ट मिलेगी। तो 100% की आपका चांसेस है कि आपका एंट्रेंस क्लियर हो जाए। ओके, तो लेट्स बिगिन आवर सेशन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पहला क्वेश्चन, दैट इज अ रिसर्च प्रॉब्लम इज feasible only when option A, it has utility and relevance, option B, it is new and adds something to knowledge, option C, it is researchable, option D, all of the above. So इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक रिसर्च प्रॉब्लम कब फीजिबल होता है। फीजिबल यानी कि प्रैक्टिकल और पॉसिबल होता है। तो हम देखें तो यहाँ पे तीनों चीजें होना बहुत जरूरी है। ऑल ऑफ अबव करेक्ट ऑप्शन आएगा। क्यों? क्योंकि रिसर्च प्रॉब्लम तब फिजिबल होता है जब उसमें यूटिलिटी और रेलिवेंस हो, कुछ नया ऐड करता हो, ठीक है, और रिसर्चेबल हो यानी कि उस पे आप कुछ रिसर्च कर सकते हो। जब ये तीनों चीजें होंगी, अगर इसमें से कुछ चीज भी मिसिंग होगी ना, तो वो काम नहीं करेगा, तब वो फिजिबल नहीं कह सकते। तो ये तीनों चीजें होना बहुत जरूरी है, इसलिए इसका जो है ऑल ऑफ अबव करेक्ट है। देखो, यूटिलिटी एंड रेलेवेंस तो ये एक जरूरी एस्पेक्ट है, लेकिन सिर्फ यूटिलिटी और रेलेवेंस से ही रिसर्च फिजिबल नहीं होती है। और इसकी बात क्या है गई कि इसमें कुछ न्यू होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ कुछ नया ऐड करना ही काफी नहीं होता। ठीक है, फिर क्या होता है कि जो है कि ये रिसर्चेबल होना चाहिए, यानी रिसर्च करना प्रैक्टिकल और पॉसिबल हो, लेकिन इसमें इसके साथ रेलिवेंस और नोवेल्टी भी होनी चाहिए। ओके, तो ये सारी चीजें होना बहुत जरूरी है। देन अनदर क्वेश्चन, दैट इज व्हिच वन इज कॉल्ड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है। तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, क्वार्टर सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग या स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें से अगर हम देखें तो क्वार्टर यानी कि जो है इसमें क्या होता है कि अ, यहाँ पे ग्रुप वाइज जो है डिवाइड किया जाता है। सो यहाँ पे जो ये वाला है यानी ऑप्शन डी, ये करेक्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में पूछा ही है कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का टाइप कौन सा है, तो ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। इसमें जो रिसर्चर्स होते हैं वो सैंपल को स्पेसिफिक क्वार्टर या ग्रुप के हिसाब से चूज करते हैं बिना रैंडम सिलेक्शन के। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या होता है, ये भी एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का टाइप है जिसमें सैंपल्स को एक फिक्स इंटरवल पर सिलेक्ट किया जाता है। सपोज 1 to 100 का सैंपल लिए, और सपोज कि इसमें से ऐसा ऐसा माना गया कि एवरी 10th यानी 7 से लेके एवरी 10th पर्सन को सिलेक्ट किया जाएगा, यानी कि 17, 27, 37, तो इस तरह से। तो ये सिस्टमेटिक हुआ। देन क्लस्टर सैम्पलिंग, ये भी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है जिसमें क्लस्टर्स या ग्रुप को रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक की बेस पे ग्रुप्स यानी क्लस्टर में डिवाइड करती हूँ और हर एक क्लस्टर को चूज किया जाता है। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, तो ये भी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है जिसमें पॉपुलेशन को स्ट्रेटा में डिवाइड करके रैंडम सिलेक्शन किया जाता है। ओके, यानी ग्रुप्स में डिवाइड करके, लेकिन उस क्लस्टर में क्या होता है, उस पूरे ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग की बात करें तो यहाँ पे पॉपुलेशन को स्ट्रेटा ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, उन ग्रुप्स में से सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन सी है, क्वार्टर सैम्पलिंग ना। अब बात करें
Next question, that is question number 3. Which technique is generally followed when the population is finite? Option A systematic sampling technique, option B purposive sampling technique, option C area sampling technique और option D none of the above. तो ये क्वेश्चन जो है ये पूछ रहा है कि जब पॉपुलेशन फाइनाइट हो यानी कि लिमिटेड हो, कैसी हो, लिमिटेड हो, तो कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक फॉलो किया जाता है. सो हम कह सकते हैं जैसे कि मैंने आपको 1 to 100 का एग्जांपल दिया था. ठीक है, यहाँ पे एक डिसाइडेड है, बहुत ज्यादा जो है रेंज नहीं है, बहुत लिमिटेड हम कह सकते हैं. तो ये लिमिटेड है जहाँ पे हम सिस्टमैटिक सैम्पलिंग टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं. और मैंने आपको बताया तो है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग टेक्निक में क्या होता है कि फिक्स्ड इंटरवल पर सैंपल्स लिए जाते हैं और ये फाइनाइट पॉपुलेशन के लिए इफेक्टिव होता है. बात करें पर्पजिव सैम्पलिंग टेक्निक, तो ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है जो स्पेसिफिक पर्पज एक क्राइटेरिया पर बेस्ड होता है. अब बात करते हैं एरिया सैम्पलिंग टेक्निक, तो ये ज्योग्राफिकल या एरिया बेस्ड सैम्पलिंग के लिए होता है लेकिन सिर्फ फाइनाइट पॉपुलेशन के लिए नहीं होता. सो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा. Now, what is the use of factorial analysis? Option A for setting the hypothesis. Option D to understand the difference between two variables. Option C to understand the relationship between two variables. And option D to understand the difference between various variables. तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि फैक्टोरियल एनालिसिस का यूज क्या होता है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स, यानी कि दो वेरिएबल्स के बीच डिफरेंसेस या रिलेशनशिप को समझने के लिए किया जाता है. ये मेनली दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच डिफरेंसेस और पैटर्न्स को एनालाइज करता है. अब बात करते हैं ऑप्शन ए की, फॉर सेटिंग द हाइपोथेसिस. तो ये फैक्टोरियल एनालिसिस का यूज नहीं, ये हाइपोथेसिस स्टैब्लिश करने में नहीं लगता. ओके, अब बात करते हैं टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. तो ये भी गलत है क्योंकि फैक्टोरियल एनालिसिस का जो मेन फोकस होता है ना वो रिलेशनशिप पे नहीं होता, डिफरेंसेस पे होता है. ठीक है, नाउ अनदर ऑप्शन दैट इज टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन वेरियस वेरिएबल्स. तो ये भी फुल्ली एक्यूरेट नहीं है क्योंकि हमने जैसा देखा कि सबसे मेन चीज क्या किस पे फोकस रहता है और डिफरेंसेस पे रहता है, ये सारी चीजों पे नहीं होता. Now, published information in a particular subject area is discussed in option A bioethics, option B literature review, option C research proposal और option D journals. तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट एरिया की जो पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन है उसको कहाँ डिस्कस किया जाता है. तो ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि लिटरेचर रिव्यू, ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा क्योंकि लिटरेचर रिव्यू में पहले से जो पब्लिश काम है उनकी फाइंडिंग्स को समराइज और डिस्कस किया जाता है. बात करें बायोएथिक्स की, तो ये एथिक्स का फील्ड है और ये लिटरेचर रिव्यू का स्पेसिफिक फोकस नहीं है. देन रिसर्च प्रपोजल, तो ये रिसर्च के प्लान को आउटलाइन करता है लेकिन एग्जिस्टिंग लिटरेचर को रिव्यू नहीं करता. देन जर्नल्स, तो जर्नल्स एक पब्लिकेशन होती है लेकिन लिटरेचर रिव्यू एक रिसर्च का कंपोनेंट है जो इन जर्नल्स के कंटेंट को समराइज करता है. ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा. ना, व्हाई डू यू नीड टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग लिटरेचर? आपको एग्जिस्टिंग लिटरेचर को रिव्यू करने की क्यों जरूरत पड़ती है, क्यों करता है? मतलब कि कोई भी बंदा जो रिसर्च कर रहा है तो वो लिटरेचर रिव्यू क्यों करता है, उसका मेन पर्पस क्या होता है? Option A, to make sure you have a long list of references. Option B, because without it you could never reach the required word count. Option C, to find out what is already known about your area of interest. Option D, to help in your journal study. तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मी एंड वैसे ये ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा. अगर आप अच्छी तरह से क्रिटिकली ये सारे ऑप्शंस को देखोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि लिटरेचर रिव्यू का मेन पर्पस क्या होता है. तो यहाँ पे इसका मेन चीज यानी लिटरेचर रिव्यू का मकसद होता है कि जो भी पहले से नॉलेज अवेलेबल है उसे समझ सके और अपने काम को उसके अकॉर्डिंगली प्लान कर सके. इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा. अब बात करें कि टू मेक श्योर यू हैव अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस, तो ये गलत है क्योंकि लिटरेचर रिव्यू का पर्पस रेफरेंस लिस्ट को लंबा बनाना नहीं होता. दूसरा जो ऑप्शन है ये भी गलत है क्योंकि लिटरेचर रिव्यू वर्ड काउंट के लिए नहीं होता है. और अनदर जो डी ऑप्शन है तो ये भी जो है ओवरऑल स्टडिंग में हेल्पफुल हो सकता है लेकिन लिटरेचर रिव्यू का फोकस स्पेसिफिक रिसर्च नॉलेज पर होता है. इसीलिए ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा.
Now, random sampling is also called as option A availability sampling, option B prospect sampling, option C probability sampling and option D probability sampling. So यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि रैंडम सैम्पलिंग को और किस नाम से जाना जाता है, तो उसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग को प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं क्योंकि इसमें हर इंडिविजुअल को इक्वल चांस दिया जाता है सिलेक्ट होने का। अब बात करें अवेलेबिलिटी सैम्पलिंग, तो ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है जिसमें इजीली एक्सेसिबल इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट किया जाता है। नाउ प्रोस्पेक्ट सैम्पलिंग, तो ये रैंडम सैम्पलिंग का अल्टरनेट टर्म नहीं है। देन कम्स प्रोबेशन सैम्पलिंग, तो ये टर्म भी रैंडम सैम्पलिंग के लिए नहीं है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, the chi-square test is option A a multi-question test, option B a mean, option C a non-statistical test और option D a statistical test। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि chi-square test क्या है। ठीक है, तो chi-square test एक जो है स्टैटिस्टिकल टेस्ट है जो कैटेगोरियल डेटा के बीच एसोसिएशन को मेजर करता है। अब बात करें मल्टी क्वेश्चन टेस्ट, तो chi-square जो है मल्टी क्वेश्चन टेस्ट नहीं होता। मीन की बात करें तो काय स्क्वायर टेस्ट मीन कैलकुलेट करने का मेथड नहीं है। ऑप्शन सी नॉन स्टैटिस्टिकल टेस्ट, ये भी गलत है क्योंकि काय स्क्वायर एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट होता है। ओके, नाउ अनदर क्वेश्चन, रिसर्च कैन बी क्लासिफाइड एज विच ऑफ द फॉलोइंग? Option A basic applied and action research, option B philosophical historical survey and experimental research, option C quantitative and qualitative research and option D all of the above। So students यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जी रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ये सारी चीजें जितनी भी चीजें ये सभी रिसर्च के तरीके ही हैं, अलग अलग तरह के रिसर्चेस हैं और ये सारी जो रिसर्चेस हैं इनके बारे में मैंने आपका एक अलग से जो है इसका एक सेशन दिया हुआ है जो कि आपको हमारे जो कोर्स है वहां पे मिल जाएगा। सो आप वहां से जाके सारी चीजें अच्छी तरह से समझ सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारा कोर्स परचेस करना होगा जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। तो जल्दी से जाइए वहां से हमारे कोर्स को परचेस कीजिए और इसका बेनिफिट लीजिए जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सिर्फ एक ही एग्जाम के लिए बहुत सारी एग्जाम जो आप कॉम्पिटिटिव अटेंड करेंगे तो वहां पे भी आपके सारी चीजें काम ही आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन डी है। क्यों है? क्योंकि जो बेसिक अप्लाइड और एक्शन रिसर्च होती है ना, ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स और आउटकम के बेसिस पर क्लासिफाइड है। देन फिलोसॉफिकल हिस्टोरिकल सर्वे एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है ये मेथोडोलॉजीज को रिफर करती है और क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च जो डेटा टाइप और एनालिसिस के तरीके पर डिपेंड करते हैं। इसलिए यहाँ करेक्ट ऑप्शन डी रहेगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि सारे क्लासिफिकेशन सही है। Okay. Then question number 10, probability sampling is useful for। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है वो किस चीज के लिए यूजफुल रहती है। ऑप्शन ए पॉपुलेशन पैरामीटर्स आर आइदर अननोन, ऑप्शन बी quantitative studies, option C when access to a full population is limited, option D when samples are selected um, with an equal chance of inclusion। So यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कब यूज की जाती है, कब यूजफुल होती है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो रहेगा ऑप्शन बी क्वांटिटेटिव स्टडीज। यानी कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हर मेंबर को सिलेक्ट होने की इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है जो क्वांटिटेटिव स्टडीज के लिए जरूरी है क्योंकि इससे अनबियास्ड और एक्यूरेट डेटा एनालिसिस होता है। अब बात करें तो ऑप्शन ए की, तो यहाँ पे ये गलत है क्योंकि पॉपुलेशन पैरामीटर्स के अननोन होने पर ये जरूरी नहीं है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ही यूजफुल हो। देन जो ऑप्शन सी दिया गया है ये भी गलत है क्योंकि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग फुल पॉपुलेशन के एक्सेस होने पर ज्यादा बेनिफिशियल होता है। देन ऑप्शन डी जहाँ यहाँ पे बात करें तो ये पार्शली सही है, पर ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का सिर्फ एक फीचर है, इसका मेन फोकस क्वांटिटेटिव एनालिसिस पर होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, which of the following is the probability sampling? Option A stratified random sampling, option B volunteer sampling, option C network sampling और option D causal sampling। तो यहाँ पे probability sampling कौन सी है? तो ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, stratified random sampling।
ठीक है। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग वो होता है जिसमें हर एक इंडिविजुअल को इक्वल चांस मिलता है सिलेक्ट होने का। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का एक टाइप है जिसमें पॉपुलेशन को स्ट्रेटा यानी कि ग्रुप्स में डिवाइड करके रैंडम सिलेक्शन होता है। बात करते हैं वॉलंटियर सैंपलिंग की, तो यहाँ पे एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है जिसमें लोग अपने आप पार्टिसिपेट करते हैं। देन नेटवर्क सैंपलिंग की बात करें तो ये भी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है जिसमें पहले से सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स नए पार्टिसिपेंट सजेस्ट करते हैं, जिसको आप स्नोबॉल भी कह सकते हो, वो वाली चीज है ये। वो वाला सैम्पलिंग है, वो नॉन प्रोबेबिलिटी होता है। देन क्वार्टर सैम्पलिंग, जैसा कि मैंने भी पहले समझाया था कि क्वार्टर सैम्पलिंग में जो है ग्रुप्स या डेटा में जो है डिवाइड किया जाता है, इसलिए ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, which of the following is not applicable in qualitative research? ऑप्शन ए केस स्टडी, ऑप्शन बी फेनोमेनोलॉजी, ऑप्शन सी क्वांटिटेबल सर्वे, ऑप्शन डी एथनोग्राफिक रिसर्च। तो यहाँ इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्वालिटेटिव रिसर्च में हम क्या चीज अप्लाई नहीं कर सकते। सो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, क्वांटिटेबल सर्वे। क्वालिटेटिव रिसर्च में हम फेनोमिना और एक्सपीरियंस को इन डेप्थ समझने की कोशिश करते हैं और ये क्वांटिटेबल या न्यूमेरिकल एनालिसिस पे बेस्ड नहीं होता। ठीक है। क्वांटिटेबल सर्वे मेनली क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट है क्योंकि ये नंबर्स और स्टैटिस्टिक्स पर फोकस करता है। देखो ये जो है ना, ये क्वांटिटेटिव में आता है, हम बात कर क्वालिटेटिव में। ठीक है, क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या अप्लाई नहीं होता तो क्वांटिटेबल सर्वे नहीं होता क्योंकि ये क्वांटिटेटिव रिसर्च का पार्ट है और ये नंबर्स और स्टैटिस्टिक्स पर फोकस करता है। बात करें केस स्टडी, फेनोमेनोलॉजी और एथनोग्राफिक रिसर्च, ये सारे क्वालिटेटिव रिसर्च के मेथड्स हैं क्योंकि ये लोगों के बिहेवियर और एक्सपीरियंस पे फोकस करते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, रिसर्च डन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज कॉल्ड एज। ऑप्शन ए ऑब्जर्वेशन रिसर्च, ऑप्शन बी एम्पिरिकल रिसर्च, ऑप्शन सी क्लिनिकल रिसर्च, ऑप्शन डी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो रिसर्च की जाती है ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के द्वारा, तो ऐसी रिसर्च को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे इसको बोलेंगे एम्पेरिकल रिसर्च। एम्पेरिकल रिसर्च वो रिसर्च है जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन पे बेस्ड होती है, जिसमें रिसर्चर्स अपने डेटा और एविडेंस को यूज करके कंक्लूजन ड्रॉ करता है। बात करते हैं ऑब्जर्वेशन रिसर्च, तो ऑब्जर्वेशनल रिसर्च सिर्फ ऑब्जर्वेशन तक लिमिटेड है और एक्सपेरिमेंटेशन को इन्वॉल्व नहीं करता। देन बात होती है क्लिनिकल रिसर्च, तो क्लिनिकल रिसर्च स्पेसिफिकली मेडिकल या हेल्थ रिलेटेड रिसर्च को रिफर करता है। एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, तो ये भी एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होता है पर ये एम्पिरिकल रिसर्च का एक पार्ट है। सॉरी। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करते हैं कि what is the purpose of a literature review in research? Option A to identify the research gap. Option B to summarize research findings. Option C to collect primary data and option D to analyze data. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि लिटरेचर रिव्यू का मेन पर्पस क्या होता है। तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, यानी कि जो एग्जिस्टिंग रिसर्च है और जो स्टडीज हो चुकी हैं उनको समझना और ये देखना कि कहाँ पे अभी तक काम नहीं किया गया है, कहाँ पे गैप है, उनको आइडेंटिफाई करना। और ये रिसर्चर्स को हेल्प करता है कि वो अपने रिसर्च में नए और अनएक्सप्लोर्ड एरियाज पर फोकस करें। अब बात करते हैं ऑप्शन बी जो समराइज रिसर्च फाइंडिंग्स, तो ये जो है उसको रिफर नहीं करता और जो है ये लिटरेचर रिव्यू का एक पार्ट है लेकिन इसका मेन पर्पस नहीं है ना। टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा, ये भी गलत है, यानी कि प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना और एनालाइज करना, ये सारी चीजें जो है लिटरेचर रिव्यू में प्राइमरी डेटा कलेक्ट और एनालाइज के लिए नहीं किया जाता। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, which statistical test is appropriate to test the difference between proportions of two groups? Option A chi-square test, option B ANOVA, option C Z test and option D T test। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि दो ग्रुप्स के बीच का जो प्रोपोर्शन है उसके डिफरेंसेस को टेस्ट करने के लिए कौन सा स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, जेड टेस्ट। जेड टेस्ट का यूज तब किया जाता है जब दो ग्रुप्स के प्रोपोर्शन के बीच डिफरेंस को टेस्ट करना हो।
ये तब यूजफुल है जब सैंपल साइज बड़ा हो और डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करे। अब बात करें काई स्क्वायर टेस्ट, तो ये जो है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है और ये कैटेगरिकल डेटा के एसोसिएशन को टेस्ट करता है, प्रोपोर्शंस के डिफरेंस को नहीं। देन एनोवा ये मेनली मल्टीपल ग्रुप्स के मीन्स के डिफरेंसेस को कंपेयर करता है। एंड टी टेस्ट, तो टी टेस्ट दो ग्रुप्स के मीन्स के डिफरेंसेस को कंपेयर करता है लेकिन प्रोपोर्शंस के लिए यूज नहीं होता है। तो यहाँ पर z टेस्ट करेक्ट रहेगा। Now question number 16. What is the purpose of a conceptual framework in research? Option A to provide a summary of the main concepts related to the research topic. Option B to establish the theoretical foundation for the research study. Option C to outline the research designs and methods. And option D to report the findings of the research study. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जो होती है रिसर्च में उसका पर्पस क्या होता है। सो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क रिसर्च के थियोरेटिकल बेस को सेट करता है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। जिसमें की कॉन्सेप्ट और थियरीज को डिफाइन किया जाता है। ये रिसर्च के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर बनाता है और स्टडी के फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं कि ऑप्शन ए, तो ये पार्शली करेक्ट है, लेकिन कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का मेन पर्पस थियरी और कॉन्सेप्ट का स्ट्रक्चर देना है, सिर्फ समराइज करना नहीं। ना ऑप्शन सी की बात करें, सी और बी ये दोनों ही गलत है, क्योंकि रिसर्च डिजाइन और मेथड्स और फंडिंग कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का पार्ट नहीं है। Now question number 17. Which of the following is a non-probability sampling? Stratified, cluster, snowball और simple random sampling. तो यहाँ पे snowball sampling है ना, वो non probability sampling है। Stratified तो हमने देखा ही था कि क्या है, कि और simple random sampling ये दोनों ही probability sampling methods हैं। और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग वो भी रैंडमली, जिसमें से सारे पॉपुलेशन को मतलब इक्वल चांस दिया जाता है, इक्वल कि कोई भी सिलेक्ट हो सकता है, वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो यहाँ पे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आएगा, स्नोबॉल, जिसको नेटवर्क सैम्पलिंग भी कहते हैं, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था, मतलब एक के जरिए दूसरों तक पहुंचना, उसके नेटवर्क से कनेक्शन करना। Now, which of the following test is a part of the parametric test? Option A, t-test. Option B, z-test. Option C, both t-test and z-test. Option D, Kruskal Wallis test. तो यहाँ पे बोथ जी एंड z टेस्ट करेक्ट रहेगा। क्यों? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि पैरामीट्रिक टेस्ट के कौन सा पार्ट है, कौन सा टेस्ट इसके पार्ट है। सो टी टेस्ट और जेड टेस्ट दोनों पैरामीट्रिक टेस्ट हैं जो न्यूमेरिकल डेटा पे बेस्ड होते हैं और इनमें पॉपुलेशन के पैरामीटर्स मीन वेरिएंस को एज्यूम किया जाता है। ये दोनों डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है और सैंपल का साइज भी एक फैक्टर होता है। अब बात करें क्रिस्टल वेलिस, तो क्रिस्टल वेलिस टेस्ट एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है जो पॉपुलेशन पैरामीटर्स पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इन रिसर्च? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा है कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो होती है रिसर्च में, उसका मेन पर्पस क्या होता है। ऑप्शन ए टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा, ऑप्शन बी टू ड्रॉ कंक्लूजन्स फ्रॉम डेटा, ऑप्शन सी टू समराइज लिटरेचर, ऑप्शन डी टू डेवलप रिसर्च हाइपोथेसिस। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो होती है रिसर्च में, उसका मेन पर्पस क्या होता है। ठीक है। तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी, यानी कि कंक्लूजन्स ड्रॉ करना। ये लॉजिकल और वैलिड कंक्लूजन्स ड्रॉ करता है। ये डेटा के पैटर्न और ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है और रिसर्च के फाइंडिंग्स को सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं ऑप्शन ए, तो ये गलत है क्योंकि प्राइमरी डेटा कलेक्शन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का पर्पस नहीं है। देन टू डेवलप। अब बात करते हैं सी और डी की, तो ये दोनों गलत है क्योंकि लिटरेचर समराइज और हाइपोथेसिस डेवलप करना स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का पर्पस नहीं है। Now question number 20. Which of the following is not a characteristic of fundamental research? Option A, it is aimed at gaining a better understanding of a subject. Option B, it is done to gain knowledge. Option C, it is focused on solving practical problems. तो
इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें से कौन सी जो है कैरेक्टरिस्टिक नहीं है फंडामेंटल रिसर्च की, तो ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। इट इज फोकस्ड ऑन सॉल्विंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। तो इस यानी कि जो ये कैरेक्टरिस्टिक है ना, ये इसकी नहीं है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो है अप्लाइड रिसर्च का काम होता है। यहाँ पे कौन सा ऐसा पूछा है जो फंडामेंटल रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। फंडामेंटल रिसर्च का मेन गोल न्यू नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को गेन करना होता है, पर ये स्पेसिफिक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए फोकस नहीं करता। फंडामेंटल रिसर्च में थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट और बेसिक प्रिंसिपल्स पर ध्यान दिया जाता है जो जनरल नॉलेज में कंट्रीब्यूट करते हैं। अब बात करें तो यहाँ पे और जो ए बी सी ये तीनों ही क्या है, सही है, क्योंकि फंडामेंटल रिसर्च के ए बी डी जो है ये सही है क्योंकि फंडामेंटल रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स है, जबकि यहाँ पर पूछा है नॉट, इसलिए हम सी ही बताएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, which of the following is a type of research bias? Option A descriptive bias, option B sampling bias, option C casual bias and option D inferential bias। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा जो है एक रिसर्च बियास का टाइप है, तो इसका जो है ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा, सैम्पलिंग बियास। सैम्पलिंग बियास एक ऐसी बियासनेस है जो तब होती है जब सैंपल को पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए सही तरीके से चूज नहीं किया जाता, जिससे रिजल्ट डिस्टॉर्टेड हो सकते हैं। ये रिसर्च का एक कॉमन बेस बियास है जो रिजल्ट की एक्यूरेसी को इम्पैक्ट करता है। Now 22. What type of chart is useful for comparing values over categories? Option A dot graph, option B pie chart, option C clustered column chart, option D line chart। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिसर्च बियास का कौन सा इसमें से एक टाइप है, तो इसका जो है कौन सा एक टाइप है वो बताना है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट वैल्यूज को अलग अलग कैटेगरीज के अक्रॉस कंपेयर करने में यूजफुल होता है। ये चार्ट कॉलम्स का यूज करता है जो अलग अलग कैटेगरीज और वैल्यूज क्लियरली दिखाता है और कंपेयर करना आसान बना देता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए और बी गलत है क्योंकि डॉट ग्राफ और पाई चार्ट कंपैरिजन के लिए आइडियल नहीं होते। यहाँ पे जो है करेक्ट ऑप्शन क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट रहेगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 23, which of the following is not the method of research? इसमें से कौन सा मेथड नहीं है रिसर्च का? ऑप्शन ए फिलोसॉफिकल, ऑप्शन बी सर्वे, ऑप्शन सी हिस्टोरिकल, ऑप्शन डी ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा क्योंकि फिलोसॉफिकल रिसर्च एक मेथड नहीं है बल्कि रिसर्च के अप्रोच या पर्सपेक्टिव को डिफाइन करता है। रिसर्च मेथड्स वो टेक्निक्स हैं जो सिस्टमेटिकली डेटा को कलेक्ट और एनालाइज करने के लिए यूज होते हैं, जैसे सर्वे, हिस्टोरिकल और ऑब्जर्वेशन मेथड्स। नाउ question number 24, a formal document that presents the research objectives, design of achieving these objectives and the expected outcome deliverables of the study is called। तो यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स प्रेजेंट कर रहा है और किस तरह का डिजाइन इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए वो प्रेजेंट कर रहा है और एक्सपेक्टेड आउटकम्स को डिफाइन करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है किसके थ्रू होती हैं, तो ये सारी चीजें ये प्रपोजल ये रिसर्च प्रपोजल करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रपोजल पोटेंशियल फंडर्स या इंस्टीट्यूशंस को दिखाता है जो रिसर्चर कैसे अपने गोल अचीव करेंगे। अब बात करते हैं रिसर्च डिजाइन, तो सिर्फ रिसर्च का प्लान है पर फॉर्मल डॉक्यूमेंट नहीं है। ऑप्शन सी यानी कि रिसर्च हाइपोथेसिस, तो ये एक अजम्पशन से प्रिडिक्शन है जो रिसर्च टेस्ट करती है। ऑप्शन डी रिसर्च रिपोर्ट,
तो ये फाइनल डॉक्यूमेंट है जो फाइंडिंग्स को प्रेजेंट करता है। नाउ टुडेज सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है दैट वी विल डिस्कस, which of the following is most suitable for quantitative research? Option A, an attempt to confirm the researcher's hypothesis. Option B, qualitative research is scientific research used to collect non-numerical data. Option C, where researchers generally choose to collect the required data from the various sources such as interviews, documentation, and observation. Option D, research seeks to develop a complex picture of the problem. ठीक है, तो यहाँ तो क्वेश्चन पूछा गया है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए मोस्ट सुटेबल क्या रहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, एन अटेम्प्ट टू कंफर्म द रिसर्चर्स हाइपोथेसिस। क्वांटिटेटिव रिसर्च का मेन पर्पस हाइपोथेसिस को टेस्ट और कंफर्म करना होता है, जिसमें न्यूमेरिकल डेटा और स्टैटिस्टिकल टूल्स का यूज होता है। इसमें डेटा को मेजर और एनालाइज करके रिसर्च के रिजल्ट्स को वैलिडेट किया जाता है। बाकी ऑप्शंस क्वालिटेटिव रिसर्च के फीचर्स है जो न्यूमेरिकल डेटा को एनालाइज नहीं करते बल्कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को इन डेप्थ में समझने पर फोकस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। बी, सी और डी जो है ये सारे क्वांटिटेटिव रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो न्यूमेरिकल डेटा और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हियर आई एम एंडिंग माय टुडेज सेशन। अगेन फिर से मिलेंगे दूसरे सेशन में जहाँ पे हम 25 मोस्ट आर्टिक MCQ डिस्कस करेंगे related to research methodology. And students, if you want the detailed preparation of this entrance examination, then आपको जो है इसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, वहां से जाके आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं।